बीकॉम सैम 2 न्यू सिलेबस में हम लोगों को एबीएस में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना था जी? 5। मॉडल प्रश्न मतलब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? 10 मार्क का एमसीक्यू, एक मार्क करके 10 ठो, 2 मार्क करके 10 ठो क्या रहेगा? एसएक्यू 20 मार्क हुआ, और 5 मार्क करके 4 ठो, 50 मार्क का एग्जाम होगा। 5 मार्क करके 4 ठो 20, 2 मार्क करके 10 ठो 20, और 10 ठो एमसीक्यू रहेगा। क्लियर हुआ? चैप्टर 1 हम लोग थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर 1 है एनवायरमेंटल एजुकेशन। चैप्टर 1 टोटल चैप्टर 5 ठो पढ़ना है, जिसमें चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन समझाए थे कि स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम एनवायरमेंटल का नॉलेज लेंगे, एनवायरमेंटल का स्टडी करेंगे, समझ पा रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं। क्लास 1 में कुछ और पढ़े थे, 2 में कुछ और पढ़े थे, समझ रहे, अभी तक कुछ और चेंज करके पढ़ते आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाई चल रहा। तो जहां पढ़ाई लिखाई की बात आ जाएगा उसको एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। और जहां पे लोगों को नॉलेज देंगे कि ये चीज नहीं करना चाहिए, कचरा को नहीं फैलाना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को फेंकना नहीं चाहिए, जब ये सब बात लोगों को बताएंगे, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। जैसे बोलते हैं ना, बेड गंदा मत रखो, घर में गंदगी मत करो, आसपास में गंदगी मत करिए, आसपास में पानी जमा मत होने दीजिए, वेस्ट मटेरियल को मत फेंकिए, ज्यादा साउंड मत करिए, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। क्लियर? तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का पहला कंसेप्ट था पढ़ना, मीनिंग अपने हाथ से भी लिखवाए थे कि इट इज स्ट्रक्चर्ड, समझ पा रहे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ का एनवायरमेंटल एजुकेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसे? एनवायरमेंटल एजुकेशन को अगर करते हैं तो इंक्रीज एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग एनवायरमेंट के बारे में जान पाएंगे, लोगों को जानकारी हो पाएगा एनवायरमेंट के बारे में। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों के दिमाग में हमेशा क्या रहेगा? क्रिटिकल थिंकिंग रहेगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा। कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि एनवायरमेंट को क्षति पहुंचे या हम लोग को नुकसान पहुंचे, तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर पाएंगे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होगा, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे? एनवायरमेंट को बचा पाएंगे, एनवायरमेंट में अच्छे से रह पाएंगे। हिस्ट्री इसका क्या रहा है? हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हिस्ट्री इसका रहा है कि अर्ली अवेयरनेस, 19वीं सेंचुरी से ही इसके बारे में जागरूक करना चालू कर दिया गया था। धीरे धीरे करके एक एक करके मूवमेंट आया, जिसमें कंजर्वेशन मूवमेंट को लाया गया, 20वीं सेंचुरी में आया। मॉडर्न एनवायरमेंटलाइजेशन आया, 1960 से 1970 के दशक में आया था। इवन कॉन्फ्रेंस हुआ इसका ऊपर, समझ पा रहे हैं? तो ये हिस्ट्री रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रति। फिलॉसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन का फिलॉसफी क्या है? ये हम लोगों से इंटरकनेक्ट है, ये क्या इंटरकनेक्ट है हम लोगों से, समझ पा रहे हैं? करेक्टनेस, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वैल्यू को हमको देगा, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू को जनरेट करके देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एम्पावरमेंट, प्रत्येक इंडिविजुअल को नॉलेज हो जाएगा तो एनवायरमेंट का रक्षा कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, एम्पावरमेंट हमें देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग देता है, क्रिटिकल थिंकिंग देता है। क्रिटिकल थिंकिंग माने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दे देता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का पढ़ाई करने से ये फायदा है। एक द तिब्लिसी डिक्लेरेशन में बताया गया, 1977 में तिब्लिसी डिक्लेरेशन हुआ था। एनवायरमेंटल के ऊपर यहाँ बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से एनवायरमेंट का बचाव करना चाहिए, कुछ सिद्धांत दिया गया। कहाँ पे? द तिब्लिसी डिक्लेरेशन में कुछ सिद्धांत था, हॉलिस्टिक अप्रोच, लॉन्ग लाइफ लर्निंग, पार्टिसिपेशन एंड एक्शन, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ये सब देख लीजिएगा। चैप्टर 2 में आ जाइए। चैप्टर 2 किए थे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंट। रूल्स रेगुलेशन एनवायरमेंट का कौन बनाएगा, थोड़ा बताइएगा। एनवायरमेंट का रूल्स रेगुलेशन को कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाता है रूल्स रेगुलेशन ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके, एनवायरमेंट में पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन फ्री रखा जा सके एनवायरमेंट को, जिससे किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हैं? तो इसके लिए सरकार क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। सरकार 2 तरीका का नियम बनाया, एक बनाया स्टैट्यूटरी लॉ और एक बनाया कॉमन लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस पे अप्लाई होगा, इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। और सरकार एक लॉ बनाया जिसका नाम है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब होता है ये सभी लोगों पे लागू होगा, जैसे आसपास गंदगी नहीं फेंकना चाहिए, समझ पा रहे हैं? कचरा को सही ढंग से पैक करके सही जगह पे रखना चाहिए, एक कॉमन लॉ बनाया गया है। जंगल का कटाई नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डोमेस्टिक एनिमल को नहीं मारना चाहिए, वाइल्ड एनिमल को नहीं मारना चाहिए, फॉरेस्ट जो जंगल में रहते हैं फॉरेस्ट का हमें कटाई नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये सब पेड़ को नहीं काटना चाहिए, एक कॉमन लॉ है। उसके बाद है आपका नेसेसिटी ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या दरकार पड़ गया भाई? इकोसिस्टम का बचाव करने के लिए
रूल्स रेगुलेशन का दरकार पड़ गया क्योंकि हम इकोसिस्टम को बचाएंगे, प्रिजर्विंग इकोसिस्टम, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी माने जो भी जीव जंतु है उनका बचाव करेंगे, उसके लिए इसका दरकार पड़ गया। इन श्योरिंग ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन का हेल्थ सही हो, लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, समझ पा रहे, बीमारी ना हो, तरह तरह के पोल्यूशन से बीमारी होता है, उसको इंश्योर किया जाए। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा ये करने लगोगे ना तो मौसम चेंज हो जाता है, पेड़ को पौधा काटने लगोगे, इन्वायरमेंट को क्षति करने लगोगे ना तो इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है, तो उसको हम लोग एड्रेस कर सके, मैनेज कर सके। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, मैनेजिंग रिसोर्सेज, जो भी संसाधन उसका पूरा प्रयोग कर पाए, मैनेज कर पाए उसको। प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है कि पहले कंप्लायंस को इन्फॉर्मेशन माने रूल्स रेगुलेशन को इन्फोर्स करना, लागू करना, ये बड़ा टफ हो जाता है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई इसका फिक्स नियम नहीं है, नियम है तो लोग मानते नहीं हैं। कम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, कम्प्लेक्स होता है, दिक्कत होता है इसको लागू करने में, लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, समय महंगा भी पड़ता है, सरकार इसके लिए बहुत सारा ऑफिसर भी नहीं रखा है, समझ गया। लॉबिंग चलता है, लॉबिंग एंड पॉलिटिक्स, नहीं समझे, इन्वायरमेंट का क्षति के लिए कोई अगर सरकार एक्शन भी ले लिया, कोई ऑफिसर एक्शन में ले तो लॉबीबाजी होने लगेगा, पॉलिटिक्स होने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जिएंगे कैसे, लॉबी चलने लगता है, समझ पा रहे, पॉलिटिक्स चलने लगता है, ये दिक्कत है। टेक एंड इनोवेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के कारण, इनोवेशन के कारण भी तो इन्वायरमेंट को क्षति हो रहा, और टेक्नोलॉजी लाने का चक्कर में इन्वायरमेंट का रूल्स रेगुलेशन को हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होता है। जैसे एसी हानिकारक है, फिर भी एसी के लिए सरकार परमिशन दिया है, टेक एंड इनोवेशन, क्लियर। तो ये सब दिक्कत होता है इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने में। बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉ बनाया गया इंडिया में, जैसे इन्वायरमेंट एक्ट बनाया गया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर को बचाव किया जा सके उसको बनाया गया। वाटर को बचाव करने का वाटर एक्ट 1974 बनाया गया। जंगल का बचाव करने द फॉरेस्ट एक्ट 1980 बनाया गया। और वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर को बचाव करने के लिए जो भी बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट ये सब रहते हैं जो जंगल में, उसका बचाव करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे लॉ बनाया गया ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर 3, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना। पहले ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द स्पेसिफिक एरिया। प्रत्येक एरिया में कितना लोग रहते हैं उसी को तो ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं। कितने एज के लोग रहते हैं, समझ पा रहे हैं? कितने एज के लोग रहते हैं, क्या डेंसिटी है, क्या उन लोगों का ग्रोथ है, समझ रहे हैं क्या बोले, क्या जेंडर है, क्या वो लोग सोचते हैं, ये सबको कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? माने किस सिटी में, किस स्पेसिफिक एरिया में, किस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन दो तरीका का होता है। एक होता है ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया, माने जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग हो गए, आपका भोजन जितना खाने का उससे ज़्यादा लोग है, ओवर पॉपुलेशन। जितना जगह है उससे ज़्यादा लोग हो गए, ओवर पॉपुलेशन। और अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कम लोग हो गए, और कम लोग होने के कारण सब सर्विस नहीं पहुंच पाता है। जहाँ कम लोग हैं वहाँ ध्यान कम दिया जाता है, ये दिक्कत होता है। किसका बात कर? अंडर पॉपुलेशन। कॉजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन के क्या कारण है? हाई बर्थ रेट, जन्म लेने वाले ज़्यादा हैं, मरने वाले कम। डिक्लाइन इन मोर्टालिटी रेट्स, शिशु को बचा लिया जा रहा है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतना ज़्यादा जागरूकता है कि पहले शिशु लोग मर जाता था, मैंने बच्चा बेबी होते समय बेबी डेथ कर जाता था, अभी नहीं हो रहा है, अभी सब कुछ सिस्टम आ गया है। तो मोर्टालिटी, अब मोर्टालिटी रेट्स कम होगा, मैंने शिशु का मृत्यु दर कम हो गया है। कल्चरल प्रेफरेंस है, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कल्चरल प्रेफरेंस, लोग चाहते हैं कि भाई हाई बर्थ रेट हो, लोग बेबी चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, ये दिक्कत है समाज में। अर्ली मैरिज, जल्दी शादी का हो जाना, जल्दी शादी का हो जाना तो भाई बेबी होता है। लैक ऑफ एक्सेस टू, समझ पा रहे हैं? 4 ही पॉइंट काफ़ी है। चलो नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डबल हो गया क्या? डबल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरमेंट।
क्या ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रभाव पड़ रहा है एनवायरमेंट का ऊपर, ग्रोथ का ऊपर? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है? हैबिटेट लॉस का मतलब होता है कि डिफोरेस्टेशन हम लोग कर दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? माना जो जो चीज खेती करने वाला खेत है उस पर घर बना दे रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जंगल है तो काट करके खेत बना दे रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे, ये सब दिक्कत है। हैबिटेट लॉस माना जिस वातावरण में रहते हैं उससे हम लोग बाहर निकल के दूसरे वातावरण में भी उसको बढ़ाने का चेष्टा करते हैं, ये दिक्कत होता है। सॉइल डिग्रेडेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है तो क्या होता है भाई? सॉइल इरोजन होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, समझ रहे हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सुनिए, ज्यादा रिसोर्सेज को आप एक्सप्लोर करोगे, यूज करोगे तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जहां पे स्पीसीज वगैरह को दिक्कत होता है, समझ रहे? इसको कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन। एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है एनवायरमेंट का जो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है? एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी सही नहीं रहेगा, हेल्थ का प्रभावित करेगा, जैसे दिल्ली में बार बार ऐसा हो जाता है। वाटर क्वालिटी, समझ पा रहे? अच्छा, एयर क्वालिटी सही नहीं है तो सांस लेने में दिक्कत होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे? तरह तरह का डिजीज होगा, अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर क्वालिटी सही नहीं होता, गैस का प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, अदर हेल्थ इशू होगा, समझे? क्लाइमेट चेंज, सुनिए, अगर बात नहीं, क्लाइमेट चेंज, चेंज इन क्लाइमेट कैन लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। हीट वेव्स आ जाता है, हीट वेव्स आएगा तो बहुत सारे डिजीज आ जाएंगे, समझ पा रहे हैं? तो क्लाइमेट चेंज होता है तो दिक्कत है। सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है भाई? इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाएगा, जिससे लोग ओवरऑल हेल्थ पे प्रॉब्लम करेगा, इसको सैनिटेशन कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन होता है, साउंड। नेचुरल डिजास्टर भी तो आते रहता है, अर्थक्वेक वगैरह, बाढ़ वगैरह, ये सब तो भगवान करते रहते करिश्मा, इसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट में दूसरे जगह घर बना करके रीसेटल होना। जैसे कहीं पे क्या होता है, सरकार को जगह का दरकार पड़ जाता है, सरकार आपको पैसा भी देता है, एक्स्ट्रा जगह भी देता है कि आप यहाँ पे जाके सेटल हो जाइए, रहिए। कोलकाता में भी प्रमोटिंग हो रहा है तो लोग घर दे रहे हैं कि यहाँ जाके 2 साल रहिए, फिर बन जाएगा तो चले आइएगा। रीसेटलमेंट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रीसेटलमेंट में आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू साइट्स, कहाँ रहेंगे वो पहचानो, पैसा दो, कंपनसेशन दो लोगों को, प्लानिंग करो उसके लिए कैसे वहाँ जाएंगे, कम्युनिटी वहाँ डालो, एंगेज करो लोगों को, बसाओ वहाँ। और एक है क्या चीज? रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है भाई? रिहेबिलिटेशन का मतलब सपोर्ट करना इंडिविजुअल को, समाज को सपोर्ट करना, एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करना, समाज को सपोर्ट करना। जहां पे जनसंख्या कम है, जहां पे सुविधाएं कम है, उसको सरकार क्या करता है? रिहेबिलिटेशन करता है। क्या क्या सपोर्ट करता है? इकोनॉमिक सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक सपोर्ट में आर्थिक सपोर्ट देता है, पैसा वैसा देगा आपको कि आप ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। बिहार में बहुत सुविधा आता है, बट वहाँ के लोग कुछ लाभ उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते, समझ रहे हैं? इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाएगा। सोशल सपोर्ट कर देंगे। सोशल सपोर्ट माने कि सामाजिक लेवल पर जो भी नीड्स है उसको पूरा कर देंगे, समझ पा रहे? सामाजिक लेवल पर जो भी, जैसे रोड का दरकार है लोगों को, समझ, इलेक्ट्रिसिटी का दरकार है, वाटर का दरकार है, सब पूरा कर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, जो भी जरूरी सर्विसेज है उसको देंगे वहाँ। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हर चीज को क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे ताकि लोग अच्छे से वहाँ पे रह पाए। एक है बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट सुन लीजिए, 1730 में चालू हुआ था। ये एक गांव था खजरेली राजस्थान में। इसमें क्या हुआ था कि एक उस समय राजा हुआ करता था अभय सिंह, बोला कि लकड़ी काट के लेके आओ, घर बनाना है। लकड़ी काट के लेके आओ, क्या बनाना है? घर बनाना है। तभी एक तो लेडीज थी अमृता देवी, भारी मात्रा में लकड़ी को काटा जा रहा था, उसको बचाने के लिए पेड़ को जाकर के बचाई। ये भी पेड़ से जाकर चिपक गई थी। इसके साथ साथ इनका 3 बेटी भी उस आंदोलन में भाग ली, और साथ में गांव के बहुत सारे लोग इनको देख करके आए और भाग लिया, और पेड़ों का बचाव किया गया, फॉरेस्ट का बचाव किया गया। समझ रहे क्या बोल रहे? कौन था मूवमेंट में? बिश्नोई मूवमेंट। कब हुआ था ये? 1730। लीडर का नाम क्या था? अमृता देवी। लीडर का नाम क्या था? अमृता देवी। समझ पा रहे? इसी को कहते हैं बिश्नोई मूवमेंट। माने वातावरण का संरक्षण के लिए इसके जरिए क्या चीज को बचाया गया भाई? समझ पा रहे? सेफ गार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ,
समझ पा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को बचाव करने के लिए कहीं क्या बोल रहे हैं? ना इसको चिपको मोबाइल नहीं, 1730 होगा, 1730 वहां हो गया 1930, तो 1730 कर दीजिएगा। सुनिए आगे बढ़े। अमृता देवी इसको चालू की थी, नहीं तो ये लिख दी है। चलो चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट उसको नहीं कहते बेटा। चिपको मोमेंट में क्या हुआ था कि बहुत मात्रा में, बड़े मात्रा में ठेकेदार लोग आ गया था। समझ पा रहे हैं? उत्तराखंड का एक तो गांव था, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड का एक तो गांव था आपका, सुनिए ध्यान से। उत्तराखंड का एक तो गांव था कैनालो डिस्ट्रिक्ट, चैनालो डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बाहर से आ गए थे, ठेकेदार लोग जंगल का कटाई कर रहे थे, लकड़ी की कटाई कर रहे थे और भारी मात्रा में लकड़ी को ले जाने वाले थे। तभी वहां के लोग पेड़ से चिपक गया करके कि नहीं, पेड़ को नहीं काटने देंगे। नॉन वायलेंट मूवमेंट किए थे, गांधीवादी विचारधारा पे लोग मूवमेंट किए थे, मतलब कोई हिंसा नहीं किया, पेड़ से चिपक गए, काटने नहीं देंगे। साथ में बहुत सारे लोग आ गए। 4 दिन तक ये आंदोलन चला। 4 दिन बाद ठेकेदार बिना पेड़ को काटे हुए चले गए। तभी से इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको। चिपको माने पेड़ से चिपक जाना, चिपको माने चिपक जाना, और चिपको मूवमेंट लोग पेड़ से चिपक गया था। समझ पा रहे हैं? इसका लीडर कौन था भाई? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, शांति प्रोस्ट भट्ट। और रीजन क्या था भाई? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को क्या करना है? फॉरेस्ट को बचाव करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? पेड़ पौधे को काटने नहीं देना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? कब हुआ था? 1730 में हुआ। 1730 कर दीजिएगा मिस्टेक से, सुना। और ये चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1973। 1900 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिश्नोई मूवमेंट भी वाइल्ड लाइफ को बचाव करने के लिए था, और चिपको मूवमेंट पेड़ का बचाव करने के लिए था। लेकिन ठेकेदार लोग इसमें काट रहा था, उसमें राजा अभय सिंह ऑर्डर दे दिया था। कौन सा मूवमेंट में भाई? बिश्नोई मूवमेंट में। ओवर पॉपुलेशन माने जहाँ पे ज्यादा लोग हो गए, अंडर पॉपुलेशन माने कम लोग हो गए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और ह्यूमन के लाइफ को कौन इफेक्ट करता है? एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एयर क्वालिटी और कौन सा क्वालिटी? वाटर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, नॉइज पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर। रीसेटलमेंट माने दोबारा सेटल होना। रिहेबिलिटेशन का मतलब सपोर्ट करना, इकोनॉमिक सपोर्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोले? कंपनसेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। समझ पा रहे हैं? ये सब सपोर्ट कर देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर? तो पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा।